प्रधानमंत्री की जो पत्नी थी वो जलकर मर गई। लेकिन यहाँ पे जनता की जगह जो शासन प्रशासन है उसके बीच में एक भय की स्थिति बनी हुई है। कहीं न कहीं से सामंजस्य नहीं बन पाया। सरकार अपने मनमर्जी काम करती रही और लोग अपने मनमर्जी काम करना चाहते थे। शाही वंश का राज रहा है वहाँ पे, लगातार एक छत्र राज रहा है करीब 240 के आसपास वर्षों तक। आक्रोश जायज था, वहाँ का प्रधानमंत्री इस्तीफा दे के भाग गया। अब नए तरीके से हम कैसे अपने देश को चलाना चाहते हैं इस पर विचार करना चाहिए और मुझे लगता है कि इस प्रदर्शन को अब खत्म कर देना चाहिए। आग आज आपको दिख रही है, ये एकदम से नहीं जली है, बहुत पहले से धधक रही थी जो आज इसने विकराल रूप ले लिया। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। किसी देश की संसद धू धू करके जल उठे, जब सड़कों पर तमाम वहाँ की जो जनता है वो निकल आए, इतना आक्रोश जनता में नज़र आए कि प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जला दिया जाए। ऐसे में उस देश की क्या स्थिति होगी, उस देश के साथ आगे क्या होगा, वहाँ पर जो अशांति फैली है वो कैसे शांत होगी, इस चीज़ को सोचना भी बड़ा गंभीर विषय है। क्योंकि ऐसा ही जो है नेपाल में अभी आपने देखा होगा, नेपाल में आपको देखने को मिला होगा, तमाम वहाँ से वीडियो और फोटोज़ निकल कर के सामने आ रहे हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री की पत्नी, पूर्व प्रधानमंत्री जो थे उनकी पत्नी को घर में जिंदा जला दिया गया जनता के द्वारा। इसके अलावा जो वहाँ के पूर्व वित्त मंत्री थे उनको दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया है सड़कों पर। और तो और वहाँ पे दिल्ली बाज़ार जैसे नामक एक जो एरिया था, वहाँ की जो जेल है उस जेल से तकरीबन 900 से 1500 कैदियों के फ़रार होने की भी खबर सामने आ रही है। ऐसे में हमारे साथ तमाम पत्रकार साथी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि इतने गंभीर विषय पे अब नेपाल का क्या होगा और आगे अब नेपाल किस तरह से खड़ा हो पाएगा। तो पहला सवाल हम लेंगे अमन जी से। अमन जी, जैसा आप देख रहे हैं नेपाल में तमाम जो है फ़ोटो और वीडियो निकल कर के सामने आ रही हैं, उसमें एक अभी हाल ही में खबर आई है कि वित्त मंत्री जो हैं पूर्व वहाँ के, उनको दौड़ा करके मारा गया है और जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनकी पत्नी को घर में ज़िंदा जला दिया गया है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि क्या ये उपद्रव या ये जो प्रोटेस्ट है कुछ इतना ज़्यादा व्यापक रूप ले चुका है जिसको संभाल पाना अब शायद नेपाल के लिए थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है? बिल्कुल मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि यही वजह है कि प्रधानमंत्री हो या जितनी भी वहाँ की सरकार थी वो सब हार मान चुकी है। कहीं ना कहीं से भागते हुए सभी लोग नज़र आ रहे हैं। जैसा कि आपने जिक्र किया कि सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर वहाँ के जो वित्त मंत्री थे उनको पीट दिया गया। हालांकि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हाँ, सज़ा उनको देना है तो उसका दूसरा कोई जरिया हो सकता है, दूसरा माध्यम हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है, लेकिन इस तरीके से राह चलते हो सकता है जनता के अंदर कभी वही तो जनता उनको वहाँ तक पहुँचाई है। ऐसा तो नहीं है कि वो खुद ही जाकर वहाँ बैठ गए हैं। तो कभी हमारे अंदर आक्रोश है, लेकिन आक्रोश इतना ना हो जाए कि हम किसी की जान ले लें। जिस तरीके से आपने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री की जो पत्नी थी वो जलकर मर गई, और हो सकता है जो प्रदर्शनकारी हैं उनको ये ना पता रहा हो कि घर के अंदर भी कोई है, क्योंकि जिस तरीके से उपद्रव हो रहा था तो तमाम नेता जो हैं वो अपने परिवार को कहीं न कहीं लेकर भागते हुए नज़र आ रहे थे। तो हो सकता है उन लोगों ने सोचा हो कि इस घर में कोई नहीं है, सिर्फ आग के हवाले कर दिया जाए। तो स्थितियाँ दोनों समझने वाली हैं, लेकिन इस तरीके से हिंसक वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात रही हालात समझने वाली बात, तो जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं, अब पूरी तरीके से जो नेपाल है वो सेना के कंट्रोल में आ चुका है। अब सेना कितने मोर्चों को संभाल पाती है ये सेना के ऊपर है, क्योंकि जनता जो है वो तो जिस प्रकार से नुकसान पहुंचा रही है, हालांकि उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि जो क्षति हो रही है वो हमारी ही होगी। आज प्रदर्शन है, कल रहेगा, परसों रहेगा, लेकिन इसके बाद जब प्रदर्शन शांत होगा तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं नेपाल के लोगों को ही उठाना पड़ेगा। महंगाई आएगी, तमाम सारी दिक्कतें वहाँ पर आएंगी। तो इस चीज़ को वहाँ के लोगों को समझना चाहिए। आक्रोश जिससे था वो आक्रोश जायज़ था। वहाँ का प्रधानमंत्री इस्तीफा दे के भाग गया। अब नए तरीके से हम कैसे अपने देश को चलाना चाहते हैं इस पर विचार करना चाहिए और मुझे लगता है कि इस प्रदर्शन को अब ख़त्म कर देना चाहिए। बात तो सही है, प्रदर्शन को ख़त्म कर देना चाहिए। कहीं ना कहीं ये एक दबी हुई आग थी जो बहुत लंबे समय से कह सकते हैं आपकी धधकना चाह रही थी, और हुआ ये कि सोशल मीडिया को लेकर के इतना बवाल हो गया और उसमें ये पूरी जो आग थी वो कहीं ना कहीं झुलस गई। अब सोचने की बात यह है कि जिस तरह से लोग हैं, मतलब नेपाल में कर्फ्यू लगा हुआ है,
अब कर्फ्यू किसी भी देश में अगर लगता है या किसी राज्य में भी लगता है कहीं, तो एक डर होता है जनता के अंदर बाहर ना जाने का। लेकिन नेपाल की सड़कें तो अभी भी भरी चल रही हैं, वहाँ पर जो है ये थमने का नाम ही नहीं ले रहा है प्रोटेस्ट। तो ऐसे में क्या लगता है कि क्या आर्मी भी वहाँ पर अपनी पकड़ नहीं बना पा रही है? लेकिन देखिए, जैसे कि आपने कहा कि जो कर्फ्यू जब लगता है तो जनता के बीच में डर होता है, लेकिन यहाँ पे जनता की जगह जो शासन प्रशासन है उसके बीच में एक भय की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे हुए हैं और जिस तरीके से उन्होंने संसद में घुस के उत्पाद मचाया है, जाहिर सी बात ये घटना, जैसा कि आपने कहा कि ये एक बहुत समय की दबी हुई एक कुंठा थी। ये धधक जो आग आज आपको दिख रही है, ये एकदम से नहीं जली है, बहुत पहले से धधक रही थी, जो आज इसने विकराल रूप ले लिया। देखिए, नेपाल की अगर राजनीति को थोड़ा समझा जाए तो नेपाल में करीब 250 वर्षों तक शाही वंश का राज रहा है। वहाँ पे लगातार एक छत्र राज रहा है करीब 240 के आसपास वर्षों तक। और इसके बाद कुछ घटनाएं 2000 के बाद में कुछ ऐसी घटनाएं बीच बीच में हुई जहाँ पे जो लोग हैं, जनता है, वो सड़क पे उतरी, उन्होंने प्रदर्शन किया और उनकी मांगे थी कि कम से कम एक छत्र जो राज चला आ रहा है, कि राजा बस लगातार राजा ही बना हुआ है, वो चीज़ें ब्रेक हो, वहाँ पे जनता को, बाकी पब्लिक को भी मौका मिले। तो 2008 के बाद जनता को ये लगा था कि अब जब राजशाही खत्म हो रही है, लोकतंत्र गणराज्य बन रहा है नेपाल, तो हो सकता है स्थिति बदले, यहाँ से नेपाल राष्ट्र ग्रोथ करेगा। लेकिन 2008 के बाद 2025 चल रहा है, करीब 17 सालों के बीच में एक रिपोर्ट बताती कि करीब 12-13 प्रधानमंत्री या सरकारें बदल चुकी हैं। तो एक राजनीतिक अस्थिरता का तो दौर वहाँ पे रहा है। और आप देखिए, जब एक सरकार 5 साल की होती है, अगर दूसरी सरकार आ जाए तो उसी में भी काफ़ी बदलाव हो जाता है। जो बहुत सारी योजनाएं जो हो सकता है 5वें वर्ष में शुरू की गई हों और अगली सरकार जब आती है तो वो योजनाएं बंद कर दी जाती हैं, यानी आधी अधूरी लटक जाती हैं। तो विकास तो ऐसे ही सरकारों में भी रुक जाता है जब 5 साल के बाद सरकार चेंज होती है कई बार। तो अगर 17 सालों के दौरान अगर 13 बार सरकार बदलती है तो इसका मतलब है कि विकास तो उस राष्ट्र में तो हो ही नहीं रहा है। और जिस तरीके से लोगों के मन में रोष था इस चीज़ को लेके कि कम से कम राजनीतिक स्थिरता हो, जब तक राजनीतिक स्थिरता नहीं होगी तब तक विकास नहीं कर पाएगा नेपाल। और उस आग में एक तरीके से जो मन में एक आग जल रही थी इस चीज़ को लेके, उसमें यहाँ पे सोशल मीडिया का बैन जो है वो एक तरीके से उस आग में घी का काम कर गया। और आज के दौर में जो नेपाल में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसको जेन जी कहा जा रहा है, तो आज के दौर में अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं है तो आप मतलब कहीं पर भी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब एक तरीके का बयान हो गया। हालांकि अब आप दूसरा एंगल भी इसका देखें कि जैसे यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, उनसे ये मांग की गई कि आप 1 हफ्ते के अंदर अपना ऑफिस नेपाल में डालें और हर राज्य में, हर ज़िले में अपना एक प्रतिनिधि वहाँ पे सेट करें। और कोई भी इस तरीके की आपत्तिजनक अगर वहाँ पे कंटेंट मिलता है या कुछ भी आपत्तिजनक पोस्ट होता है सोशल मीडिया पे, उस पर बाकायदा कार्रवाई करें और बाकायदा सरकार को इसकी रिपोर्ट दें। तो आप देखिए, जितनी बड़ी कंपनियां भारत में तो रजिस्ट्रेशन करा रखा है उन्होंने, जितने बड़े देश हैं पूरे विश्व भर के, उन सभी जगहों पे उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है। लेकिन जहाँ पे छोटे देश है, जहाँ पे यूजर्स बहुत कम हैं, तो वहाँ पे उनके लिए अपना ऑफिस सेटअप करना, हर ज़िले में हर जगह पे अपना प्रतिनिधि सेट करना बहुत एक खर्चीला है। और अगर नेपाल में ये सारी कंपनियां अपना प्रतिनिधि रख देती, अपना ऑफिस सेटअप कर देती, तो उनको विश्व के और भी जितने देश हैं छोटे छोटे, वहाँ सब जगह करना पड़ता। यानी कि उनके लिए तो ये बहुत खर्चीला माध्यम हो जाता, जहाँ पे यूजर बहुत कम है। तो वो चीज़ वहाँ पे उनके लिए पॉसिबल नहीं थी और इस टकराव का जो खामियाजा है वो अब जनता भुगत रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए नेपाल में जो आग उठी थी, क्या नाम है, राजशाही को ख़त्म करने वाली 2005-06 के आसपास, तो अब जो चीज़ें चल रही हैं, क्या लगता है आपको कि जो एक राजशाही काफ़ी लंबे समय तक राजशाही रही, तो जो मानसिक स्तर है या जो वहाँ का एक क्या कह सकते हैं आपकी जो मन है, वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर चुका था। अब क्योंकि डेमोक्रेसी आई, डेमोक्रेसी आने के बाद जो खामियाजा कहीं मतलब थोड़ा बहुत जनता के अंदर आप कह सकते हैं कि बदलाव होता है, तो वो जो बदलाव नज़र आया, क्या जनता उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है? तभी सोशल मीडिया जैसी पॉलिसी पर इतना बड़ा आक्रोश नज़र आ रहा है।
बिल्कुल कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, क्योंकि जिस प्रचलन में हम रह चुके हैं और उसके बाद अचानक से कोई दूसरा परिवर्तन होता है, जिस तरीके से यहाँ पर लोकतंत्र को कायम करने की कोशिश की गई, तो मुझे तो नहीं लगता है कि जनता उसको ठीक से समझ पाई या नेता उसको ठीक से समझ पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं से सामंजस्य नहीं बन पाया। सरकार अपने मनमर्जी काम करती रही और लोग अपने मनमर्जी काम करना चाहते थे, तो इसी वजह से इस तरीके के हालात पैदा हुए। अगर उसी तरीके से क्रम चलता रहा होता राजशाही का, और जैसा कि देखा जा रहा है कि हो सकता है फिर राजशाही चले वहाँ पर, तो जिस जैसे हिंदुस्तान है, यहाँ पर लोकतंत्र का ये देश कहा जाता है, यहाँ पर राजशाही नहीं चल सकती है। अब कभी भी अगर राजशाही लागू कर दिए जाए तो हम आप तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो होगा क्या, हम आप भी सड़कों पर उतरेंगे और कहीं ना कहीं से हिंसाएं फैलेंगी। वही हुआ नेपाल में। अगर वहाँ पर राजशाही चल रही थी और वो ठीक से चल रही थी, तो फिर लोकतंत्र को लाने की क्या ज़रूरत है। अगर जनता खुश है कि हम राजशाही में खुश हैं, तो राजशाही उनके लिए चलने देना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ तमाम पत्रकार साथी मौजूद, जिन्होंने अपनी अपनी राय बताई। अब देखना ये है कि नेपाल की राजनीति में, नेपाल के भविष्य में आगे क्या होने वाला है। जनता तो जो वहाँ पर सड़कों पर उतरी हुई है, उसको कैसे संभाला जाता है, वहाँ की सेना उस जनता को संभालने के लिए क्या करती है और कैसे अपना नया प्रधानमंत्री चुनती है, इस सभी प्रोटेस्ट को शांत कराती है। तो मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हैं क्राइम चौक। धन्यवाद।